कहानी की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है, वह समुद्र में मछलियों का चारा डाल रहा होता है। चारा पानी में घुलते ज्यादा समय भी नहीं होता कि आसपास घूम रही बड़ी शार्क उसकी गंध से उसकी तरफ खींची चली आती है। इसके बाद वह एक लोहे के पिंजरे में एक कपल को बैठाकर पिंजरे को अच्छे से बंद कर देता है। फिर पिंजरा धीरे धीरे पानी में उतारा जाता है। जो कपल पहले घबराए हुए थे, उनका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सामने दिख रहा खतरनाक लेकिन रोमांचक दृश्य पर उनकी नजर टिक जाती है। दरअसल ये समुद्र के बीच होने वाला सबसे बेहद रोमांचक डाइव एक्सपीरियंस होता है, जहां लोग पैसे देकर समुद्र की सबसे खतरनाक शार्क को करीब से देखने का मौका पाते हैं। जल्द ही इंसान और शार्क के बीच यह एक्सपीरियंस सफलतापूर्वक खत्म हो जाता है और वे कपल काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। जैसे ही वे कपल जहाज के डेक पर लौटते हैं, वे उसी रोमांचक पलों को याद करते हुए खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। डेविड, जो अभी तक मासूम और दोस्तानापन दिखा रहा था, अचानक वह अपना असली रूप दिखाता है। वह एक खंजर निकालता है और बिना किसी चेतावनी के आदमी पर हमला कर देता है। आदमी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता कि उसके शरीर से खून की धारा तेजी से बहने लगती है। वह दर्द के मारे तड़पने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, डेविड उसे धक्का देकर समुद्र में गिरा देता है। जैसे ही वह समुद्र में गिरता है, कई दिनों से भूखी शार्क उस पर टूट पड़ती है और वह कुछ ही पलों में शार्क का मीठा निवाला बन जाता है। असल में डेविड के इस क्रूर व्यवहार के पीछे एक बहुत ही डरावना सच छुपा हुआ है। जब वह छोटा था, एक डाइविंग के दौरान वह एक शार्क के हमले का शिकार हुआ था। हालांकि वह किसी तरह बच निकला, लेकिन उस हमले में वह काफी ज्यादा जख्मी हुआ था। उस दिन का डर और दर्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। यह अनुभव डेविड के लिए इतना खतरनाक था कि उसकी सोच पूरी तरह बदल दिया। अब वह चाहता था कि शार्क देखने आने वाले लोग भी उसी डर, बेबसी और मौत को नजदीकी से महसूस करें जो उसने बचपन में महसूस किया था। इसीलिए वह एक पुरानी सेकंड हैंड मछली पकड़ने वाली नाव खरीदा और उसे किनारे पर ले जाकर खड़ी कर देता है। वह लोगों को टूर के नाम पर बहलाता और उन्हें दूर समुद्र में ले जाता और मौका देखकर उन्हें अपना शिकार बना लेता। उसका बनाया हुआ सिस्टम ऐसा होता कि जो लोग सस्ते में रोमांच ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, वही उसके जाल में ज्यादातर फंस जाते, जैसे शिकार खुद ही जाल में फंसने के लिए तैयार हो। हालांकि उसका काम पूरी तरह गैर कानूनी होता है, इसलिए उसके पास ग्राहक बहुत कम आते थे। ज्यादातर शिकार वही लोग बनते जो सस्ता पैकेज देखकर उसके पास आते थे। पर धीरे धीरे यह शिकार भी उसके लिए कम पड़ने लगा। उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि वह अपना बनाया हुआ नियम धीरे धीरे तोड़ने लगा। उसी समय एक लड़की जिसका नाम अन्ना होता है, वह समुद्र के किनारे सर्फिंग कर रही होती है। वह मस्ती में इतना खो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार की चाबी कहीं खो गई है। आसपास के सभी लोग वहां से जा चुके थे और वहां सिर्फ एक ही कार खड़ी थी जो अभी तक नहीं गई थी। एना उस कार के पास जाती है और उसके मालिक से मदद मांगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कार का मालिक डेविड है, जो लोगों को टूर के नाम पर बहलाकर उन्हें बेहद खौफनाक मौत देता है। जैसे ही डेविड एना की खूबसूरती और खुले स्वभाव को देखता है, उसकी नजर उस पर टिक जाती है। कुछ देर बाद डेविड वहां से चला जाता है, जैसे उसे एना में कोई दिलचस्पी ही ना हो। फिर एना भी बेफिक्र होकर अपने बॉयफ्रेंड रेग को मैसेज करती है। तभी अचानक एना के साथ बिना किसी चेतावनी के कुछ ऐसा होता है कि मानो उसे जमीन ही निकल गई हो। जब उसका बॉयफ्रेंड रेग उसे संपर्क नहीं कर पाता, तो वह अंदर ही अंदर घबरा जाता है और वह उसके लोकेशन के सहारे उसे ढूंढने वहां पहुंचता है। लेकिन वहां उसे एना नहीं मिलती। वह एना को बार बार कॉल करता है, इस उम्मीद में कि एना जहां भी होगी सुरक्षित होगी, लेकिन उसका फोन बंद होता है। दूसरी ओर एना जब धीरे धीरे होश में आती है और जब अपनी आंखें खोलती है, तो वह खुद को एक अंधेरे बंद कमरे में पाती है। उसका शरीर एक लोहे के बिस्तर से हथकड़ी के जरिए बांधा होता है। वह समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ है और वह कहाँ है। डर के मारे वह इधर उधर देखती है। तभी उसे पास वाले बिस्तर पर एक और लड़की दिखती है जो उसी हाल में बंधी हुई होती है। ये वही लड़की लिसा होती है जो पहले डेविड का शिकार बन चुकी थी। लिसा एना से कहती है कि यहाँ से भागने की कोशिश करना बेकार है, चाहे वह जितना भी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाए। यहाँ उनकी आवाज सुनने के लिए आसपास कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त वे दोनों खुले समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर कैद है। लेकिन एना हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बार बार कोशिश करती है, हर तरीके से बचकर निकलने का प्रयास करती रहती है, लेकिन उसका हर एक प्रयास असफल हो जाता। दूसरी ओर लिसा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह मान चुकी थी कि यहाँ से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि वे यहाँ फंसी हुई हैं। लेकिन एना अपनी आखिरी उम्मीद नहीं तोड़ती। उसे पता था कि उसका बॉयफ्रेंड रेग उसे जरूर ढूंढ रहा होगा। और सच में उस समय रेग पुलिस स्टेशन जा चुका होता है और अपनी गुमशुदा गर्लफ्रेंड की FIR लिखवाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस यह कहकर FIR दर्ज नहीं करती कि अभी सिर्फ एक रात ही हुई है। इतने कम समय में किसी को भी मिसिंग घोषित नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात आ जाती है। दिन भर की थकी हुई एना हार नहीं मानती। वह खुद को संभालती है और लिसा से बातें करने लगती है। वह लिसा को हिम्मत देती है और कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। लगातार बात करने और हिम्मत देने के बाद लिसा के अंदर से डर थोड़ा कम होने लगता है। तभी एना एक चीज नोटिस करती
करती है। लिसा की स्विम सूट कई दिन से पहने रहने के बावजूद भी उसका शेप बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि स्विम सूट के अंदर जरूर कोई स्टील की वायर होगी। एना ये बात लिसा को बताती है। लिसा तुरंत उसकी बात समझ जाती है और बिना समय गंवाए वह अपना स्विम सूट उतार कर एना की तरफ फेंक देती है। एना ध्यान से स्विम सूट की जांच करती है और सच में उसके अंदर से उसे एक लोहे की पतली धातु की तार मिल जाती है। अब उसे लगता है कि शायद इस तार की मदद से वह हथकड़ी खोल सकती है। वह तुरंत उस तार का इस्तेमाल करके हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कमरे के बाहर से आ रही कदमों की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगती है और कुछ ही पलों में डेविड खाने पीने का सामान लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वह अंदर आता है एकदम से सन्नाटा छा जाता है। लिसा उसे देखकर सतर्क हो जाती है। वह उसके हाथ से कुछ भी चीज लेने से हिचकती है क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि इस आदमी पर भरोसा करना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन कई दिनों से भूख प्यास के कारण उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा होता है और वह मजबूरी में पानी का कप पकड़ लेती है। लेकिन डेविड की नजर बहुत तेज होती है। जैसे ही वह लिसा का कंबल हल्का सा सरकते हुए देखता है उसे शक होता है कि शायद उसने कपड़े नहीं पहने। इस बात को लेकर सवाल करने ही वाला था कि तभी एना जानबूझकर गुस्से से उसे गालियां देने लगती है ताकि वह उसका ध्यान भटका सके और उसकी यह चाल काम कर जाती है और डेविड का ध्यान लिसा से हटकर एना पर चला जाता है। एना तुरंत खाने पीने का सामान हाथ में ले लेती है। उसे अच्छे से पता होता है कि अगर यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है तो अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी, भले ही मजबूरी में, लेकिन वह खाना खा लेती है। कुछ देर तक डेविड उसे देखता ही रहता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह वहाँ से जाता है एना जल्दी से तार निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं होता कि उसका सिर घूमने लगता है, उसकी नजर धुंधली होने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी लिसा भी अचानक बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ती है, जैसे उसकी ताकत एकदम से खत्म हो गई हो। कुछ ही पलों में एना के हाथ से वह पतली धातु की तार छूटकर गिर जाती है। तब उसे समझ आता है कि जो पानी उन्होंने पिया था उसमें नशीली दवाई मिलाई गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लगभग बेहोशी की कगार पर पहुंच चुकी थी। काफी देर से इंतजार कर रहा डेविड हल्की मुस्कान के साथ फिर से कमरे में दाखिल होता है। उसे पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि जरूर ये दोनों कुछ करने की कोशिश कर रही थी। उनकी हर हरकत पर उसकी पहले से ही नजर थी। जब एना होश में आती है तो वह खुद को उसी तरह बंधा पाती है, लेकिन इस बार जगह बदल चुकी होती है। वे अब जहाज के डेक पर होती हैं। उसके पास ही लिसा बेहोश पड़ी होती है। डेविड आगे बढ़ता है और लिसा के बालों से एक छोटा सा गुच्छा काट लेता है। फिर वह उसे हल्की सी थपकी देकर होश में लाता है। इसके तुरंत बाद वह एक मशीन के पास जाकर मशीन के कंट्रोल बटन दबाता है। जैसे ही मशीन चालू होती है एना की नजर सामने जाती है। वह देखती है कि लिसा को एक लोहे के पिंजरे जैसी संरचना में बांधकर एक हाइड्रोलिक क्रेन से लटका दिया गया है। डेविड धीरे धीरे लीवर खींचता है और लिसा हवा में लटकते हुए जहाज के डेक से बाहर समुद्र की तरफ सरकने लगती है। असल में डेविड पहले ही समुद्र में चारा डाल चुका होता है और नीचे पानी में कई सारी भूखी शार्क इकट्ठा हो चुकी थी। जैसे ही लिसा और एना को समझ आता है कि अब क्या होने वाला है, वे दोनों डर के मारे चीख पड़ती हैं। लेकिन डेविड ने सब कुछ सोच समझ कर किया होता है। वह जानबूझकर रात के समय ही यह सब करता है ताकि उसे ऐसा करते हुए कोई देख न ले। इस वक्त समुद्र के बीचों बीच उनके अलावा आसपास कोई नहीं होता। लिसा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बेबस होती है। हाइड्रोलिक क्रेन उसे धीरे धीरे पानी में उतारता है, लेकिन डेविड उसे पूरी तरह पानी में नहीं डुबोता। वह सिर्फ उसका आधा शरीर ही समुद्र में डुबोता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग है। डेविड इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ ही सेकंड में शार्क लिसा पर हमला कर देती हैं और वे उसे चारों ओर से उसे घेर लेती हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती हैं। खून तेजी से पानी में फैलने लगता है और कुछ ही पलों में समुद्र का पानी धीरे धीरे लाल होने लगता है। डेविड ध्यान से हर एक पल को रिकॉर्ड करता है, यहाँ तक कि लिसा का डर, उसकी चीखें और उसकी आखिरी सांसें सब कुछ रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसके लिए यह एक तरह का कलेक्शन है। इसके बाद वह एना की तरफ मुड़कर उसे बताता है कि उसका नंबर अगली रात आएगा। वह उसे पहले इसलिए बता देता है ताकि वह डर और इंतजार में तड़पती रहे। एना पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह बेबस होकर दीवार पर अपना नाम लिखने लगती है, इस उम्मीद में कि अगर यहाँ कोई आए तो उसे पता चल सके कि उसके साथ क्या हुआ है और इस कातिल को सजा मिल सके। लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं, जैसे पहले भी कोई यहाँ पर कुछ लिखा हो। एना तुरंत उस हिस्से को कपड़े से साफ करती है। कुछ ही देर में एक नाम सामने उभर आता है। यह किसी और शिकार का नाम होता है जिसने इसी उम्मीद में अपना नाम यहाँ लिखा होता है कि कोई उसे ढूंढ पाए। जब वह पूरी दीवार को ध्यान से देखती है तब उसे ऐसे ही कई सारे मिटाए गए नाम दिखाई देते हैं, जिसका साफ मतलब होता है कि इससे पहले भी डेविड यहाँ कई लोगों को लाकर मार चुका है। दूसरी ओर डेविड अपने काम में लगा होता है। वह लिसा के बालों को एक प्लास्टिक कवर में रखता है, फिर उस वीडियो टेप को उसी के साथ रख देता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जब वह रिकॉर्डिंग बाद में देखे तो उसे पता चल सके कि कौन सा शिकार कौन था, क्योंकि अब उसके पास ऐसे ही शिकारों का बड़ा कलेक्शन हो चुका होता है। अगली सुबह समुद्र एकदम से शांत होता है, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। बस पानी पर तैरती हुई रस्सी के सहारे लिसा का आधा शरीर लटक रहा होता
होता है जो पिछली रात के उस खौफनाक दृश्य को दर्शा रहा होता है। थोड़ी देर बाद डेविड फिर से खाना लेकर एना के पास आता है, लेकिन इस बार एना खाना लेने से साफ मना कर देती है और उसे गालियां देती है और कहती है कि वह सिर्फ एक पागल दरिंदा ही नहीं बल्कि एक कायर भी है जो सिर्फ बेबस और कमजोर औरतों को ही अपना शिकार बनाता है। वह यह भी कहती है कि जरूर वह किसी बड़े और खौफनाक हादसे का शिकार हुआ होगा और तब से वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन डेविड पर एना की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह ऐसे तानों का आदी हो चुका होता है। वह शांत स्वभाव से कहता है कि अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो वह बिस्तर के पास रखी पानी वाली बाल्टी का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अचानक यही बात एना के दिमाग में एक आइडिया दे देती है। डेविड के जाने के बाद एना उस बाल्टी को गौर से देखती है जो बिस्तर के पास रखा होता है। पहले तो वह उसे अजीब नजर से देखती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक आइडिया आता है। वह बाल्टी उठाती है और उसके हैंडल को खोल लेती है और उसे जोर लगाकर तोड़ देती है। आखिरकार अब उसके पास छोटा सा लेकिन एक बेहद घातक हथियार होता है जिसे वह जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती थी। दूसरी तरफ डेविड आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है और साथ ही पिछली रात वाली रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वह उस दर्दनाक रिकॉर्डिंग को ऐसे देख रहा होता है जैसे वह उसकी पसंदीदा फिल्म हो, लेकिन उसके चेहरे के भाव को ध्यान से देखने पर साफ समझ आता है कि वह अंदर से उतना शांत नहीं है जितना वह दिख रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है और डेविड अब ज्यादा सब्र नहीं कर पाता। वह उत्साह में आकर तैयारी शुरू कर देता है। वह एक नशीली दवाई तैयार करता है और सोचता है कि आज रात वह एना को उसी तरह खत्म करेगा जैसे उसने बाकी लोगों को खत्म किया था। उसके मन में एक अजीब सा रोमांच और पागलपन साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार हालात उसके मुताबिक नहीं रहने वाला। वह कमरे का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे एना के पास जाता है, शायद उसे बेहोश करने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने के लिए झुकता है, एना अचानक उस पर हमला कर देती है। वह पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ती है। डेविड को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और उसका सिर पास के लोहे के ढांचे से जोर से टकराता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। एना को जैसे ही मौका मिलता है, वह बिना समय गंवाए डेविड के पास सावधानी से जाती है और जल्दी जल्दी उसकी जैब टटोलने लगती है और कुछ ही देर में चाबी ढूंढ लेती है। फिर वह उसकी तरफ लगातार नजर रखते हुए अपने हाथों की हथकड़ी खोलने लगती है। कुछ ही देर में वह अपनी हाथों की हथकड़ी खोल लेती है। अब वह जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह डेविड का फोन उठाने की कोशिश करती है तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि एना की रूह कांप जाती है। डेविड धीरे धीरे होश में आने लगता है। एना समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वह उसे दोबारा नहीं बांध सकती, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने का फैसला करती है। वह तेजी से ऊपर की तरफ भागती है। डेविड भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। जैसे ही एना सीढ़ियों से ऊपर भागती है, अचानक डेविड पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है। एना किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह अच्छे से जानती है कि उसके शरीर में अभी भी दवा का असर है। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वह जल्दी से दौड़कर जहाज के कंट्रोल रूम में जाती है। वहां पहुंचकर वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे रेडियो चलाना नहीं आता और रेडियो से सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन तभी दवा का असर तेज होने लगता है। उसका शरीर कमजोर और ढीला पड़ने लगता है। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक दूसरी नाव पर पड़ती है। उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। वह खुद को संभालते हुए किसी तरह जहाज के डेक तक पहुंच जाती है और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन जहाज की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। उल्टा उसकी आवाज डेविड का ध्यान उसकी तरफ खींच लेती है। अब उसके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं होता। धीरे धीरे पीछे हटते हुए एना जहाज के किनारे तक पहुंच जाती है। वह आसपास देखती है और तुरंत पास में रखा एक महंगा कैमरा उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि डेविड इस कैमरे को लेकर बेहद जुनूनी है। उसके लिए यह सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि उसका यह एक कलेक्शन है। एना बिना देर किए कैमरा समुद्र में फेंक देती है। इसके तुरंत बाद वह भी बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा देती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, अगर मरना ही है तो शार्क के हाथों मरने से अच्छा है कि वह खुद डूब कर मर जाए। पानी में गिरते ही वह कुछ देर तक तैरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा होता है। वह खुद को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगती है। अगले ही पल कहानी तीसरे दिन तक पहुंच जाती है। डेविड अपनी नाव लेकर वापस किनारे की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन इस बार एक अजीब बात होती है। वह अपने शिकार को मारकर समुद्र में छोड़ने की बजाय एना को जिंदा ही अपने साथ वापस ले आया होता है। असल में उसका मानसिक संतुलन अब इतनी ज्यादा बिगड़ चुका होता है कि अगर वह अपने शिकार का वीडियो रिकॉर्ड न करे तो उसे किसी तरह का संतोष ही नहीं मिलता। अब उसके लिए हत्या तभी मजेदार होता जब वह उसे रिकॉर्ड कर सके, इसलिए वह एना को जिंदा रखता है ताकि वह उसे दोबारा इस्तेमाल कर सके। अब एना को भी उसकी इस आदत का अंदाजा हो चुका होता है। वह समझ जाती है कि यही उसकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। अगर वह सही समय का इंतजार करे तो शायद वह मदद के लिए संकेत भेज सके। जब नाव किनारे तक पहुंचती है तो एना पूरी तरह रस्सियों से बंधी हुई होती है, लेकिन फिर भी वह लोहे की सलाखों पर जोर जोर से मारकर आवाज करने लगती है ताकि कोई सुन सके। लेकिन दुर्भाग्य से वहां पास में एक बूढ़ा शराबी था जो पास की एक और नाव पर होता है। उसे एना की आवाज साफ
साफ साफ सुनाई नहीं देती। इसी दौरान वह बूढ़ा आदमी डेविड को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि उसकी नाव खराब हो गई है, अगर वह किसी मैकेनिक को जानता है तो उसे बुला दे। लेकिन इस बार डेविड का पूरा ध्यान एना पर होता है। उसे डर होता है कि अगर उसने किसी का ध्यान भटकाने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए वह उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज करके वहां से सीधे चला जाता है। दूसरी तरफ आखिरकार पुलिस भी एना की गुमशुदगी का केस दर्ज कर लेती है, लेकिन उनका मानना होता है कि एना सर्फिंग करने के दौरान लहरों में बह गई होगी। वे आसपास के सभी समुद्री इलाके में खोजबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन एना के बॉयफ्रेंड रेग इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। उसे कुछ गलत लगता है, इसलिए वह खुद जांच करने का फैसला करता है। वह उस दिन की कैमरा फुटेज और रिकॉर्डिंग मंगवाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। काफी देर तक देखने के बाद वह एक चीज नोटिस करता है। उस रात वहां से जो आखिरी में गाड़ी गई थी, शायद वही गाड़ी इस केस से जुड़ी हो सकती है। हालांकि वीडियो फुटेज धुंधली थी, लेकिन गाड़ी पर लगे विज्ञापन के निशान देखकर वह पहचान जाता है कि वह गाड़ी किसकी थी। वह उसी विज्ञापन के निशान के जरिए बंदरगाह पर खड़ी उसी मछली पकड़ने वाली नाव तक पहुंच जाता है जो अभी अभी बंदरगाह पर आई होती है। रेग उस नाव पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा अंदर से बंद होता है, इसलिए वह अंदर नहीं जा पाता और निराश होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे नीचे की ओर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बिना देर किए खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह उस आवाज का पीछा करता है और जल्द ही वह जहाज के निचले हिस्से में बने उस गुप्त कमरे तक पहुंच जाता है और आखिरकार वह अपनी कई दिनों से लापता गर्लफ्रेंड एना को ढूंढ लेता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डेविड उसी समय अपनी खरीदारी करके वापस नाव की तरफ लौट रहा होता है। एना उसे समझाती है कि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं और उसे खोलने में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए वह उससे कहती है कि वह बाहर जाकर पुलिस बुलाकर लाए। रेग भी समझ जाता है कि समय बहुत कम है। वह बिना देर किए पुलिस को फोन करते हुए तेजी से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन अचानक डेविड पीछे से उस पर हमला कर देता है। डेविड रेग की बेरहमी से पिटाई करता है। तभी रेग के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। रेग किसी तरह अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड पीछे से चाकू से उस पर वार कर देता है। इसके बाद वह उसे लात मारकर उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है। अब रेग डेविड के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका होता है, इसलिए वह उसे खत्म करने का फैसला करता है। तभी रेग हिम्मत जुटाकर पलटवार करता है। वह डेविड को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। वह पूरी ताकत से उसे दबाए रखता है, चाहे डेविड कितना भी उसे मारने और खरोंचने की कोशिश करे, लेकिन रेग अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। धीरे धीरे डेविड की सांस फूलने लगती है। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी शोर सुनकर वहां आ जाता है। जब बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है तो सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। पहले तो वह समझता है कि रेग कोई हमलावर है, क्योंकि ऊपर से देखने पर वही डेविड को दबाए रखा था, लेकिन तभी उसे नीचे से एना की मदद की चीख सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डेविड उसे भी जान से मार देता है। डेविड को भी एहसास हो चुका होता है कि अगर वह ज्यादा देर तक किनारे पर रुका तो सच सबके सामने आ सकता है, इसलिए वह पहले ही समुद्र में जाकर सबूत मिटाने का फैसला करता है, यानी शिकार को खुले समुद्र में ले जाकर खत्म करना। लेकिन इस बार उसे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। उसकी नाव का तेल लगभग खत्म हो चुका था। वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद उसका पागलपन इतना बढ़ चुका होता है कि वह जोखिम उठाने से भी नहीं डरता, चाहे दिन का उजाला ही क्यों ना हो या फिर चाहे वह समुद्र के किनारे के पास ही क्यों ना हो। वह फिर भी वह अपना प्लान पूरा करना चाहता है ताकि कोई सबूत उसके खिलाफ न रहे। अब रेग को भी उसी खौफनाक मंजिल की ओर ले जाया जा रहा होता है जिसका शिकार बाकी लोग पहले ही हो चुके थे। डेविड इस बार भी कैमरा तैयार कर लेता है ताकि वह इस पल को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन इस बार रेग की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है। शार्क उसके चारों तरफ जरूर मंडराती है, लेकिन वे उस पर हमला नहीं करती। कुछ समय बाद चारा खत्म होते ही वे वहां से चली जाती हैं। डेविड मजबूर होकर रेग को वापस ऊपर की ओर खींचता है। यह देखकर एना राहत की सांस ले पाती। उससे पहले ही डेविड अचानक बेरहमी से कई बार रेग के पेट में चाकू घोंप देता है। रेग दर्द के मारे चीख पड़ता है। फिर डेविड दोबारा उसे धीरे धीरे समुद्र में उतारता है। रेग अपने घाव को हाथ से दबाकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून तेजी से बह रहा होता है। पानी में खून फैलते ही शार्क फिर से आकर्षित होकर लौट आती है और हालात फिर से बेहद गंभीर हो जाते हैं। एना और रेग दोनों को लगता है कि अब बचकर निकलना बेहद मुश्किल है, लेकिन तभी अचानक हाइड्रोलिक मशीन रुक जाती है। ये किसी दया या चमत्कार की वजह से नहीं होता, बल्कि उसी समय दूर से एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। डेविड समझ जाता है कि अगर उसने अभी अपना इरादा नहीं बदला तो वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस वक्त वह खुले समुद्र में नहीं बल्कि किनारे के पास है। इस वजह से रेग एक बार फिर से बच जाता है, लेकिन रेग की हालत बेहद गंभीर होती है। उसके घाव से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो सिर्फ खून बहने से ही उसकी जान जा सकती है। कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने के कारण वह बेहोश हो जाता है। एना यह देखकर समझ जाती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है। वह दर्द सहते हुए अपना अंगूठा तोड़
तोड़ देती है ताकि उसका हाथ थोड़ा पतला हो जाए और उसका हाथ हथकड़ी से निकल सके। लेकिन हकीकत फिल्मों जैसी नहीं थी। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी उसका हाथ हथकड़ी से नहीं निकल पाता। उधर रेग की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं। एना कुछ पल सोचती है और फिर एक फैसला करती है। वह धीरे धीरे हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाती है। देखकर तो ऐसा लगता है कि उसका फैसला बेहद खतरनाक होने वाला है। इसके बाद समय फिर से रात में पहुंच जाता है। डेविड फिर से अपनी तैयारी में लग जाता है। वह दवा तैयार करता है और फैसला करता है कि वह इस बार एना को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होता है, वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि एना गायब थी। बिस्तर पर सिर्फ खून से सना हुआ हाथ का एक टुकड़ा पड़ा होता है। डेविड कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजे के पीछे छिपी एना तेजी से बाहर निकलती है और कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। डेविड तुरंत हरकत में आता है। वह जल्दी से एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और वेंटिलेशन का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आता है। इसके तुरंत बाद वह जल्दी से नाव की बिजली बंद कर देता है। दूसरी ओर एना नाव चलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक बिजली जाने के बाद उसे एहसास होता है कि शायद डेविड कमरे से बाहर आ चुका है। वह तुरंत टूल बॉक्स खोलती है और एक सिग्नल फ्लेयर निकाल लेती है, लेकिन तभी डेविड चुपचाप उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इस बार एना पूरी तरह से सतर्क होती है। जैसे ही वह डेविड को देखती है, वह तुरंत फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर गन सीधे डेविड को जा लगती है। वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है। एना बिना समय गंवाए तुरंत समुद्र में कूद जाती है और किनारे की तरफ तैरने लगती है। क्योंकि वे किनारे के काफी ज्यादा नजदीक होते हैं, पानी भी ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए उसके घाव से बहता खून भी शार्क का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। एना जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। जैसे ही एना तैरकर किनारे तक पहुंचती है, तभी एक यॉट तेजी से उससे पहले वहां आ जाती है। इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती या मदद के लिए पुकार पाती, उससे पहले ही डेविड दौड़ कर आता है और एना को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसका मुंह कसकर बंद कर देता है। एना को मदद मांगने का मौका तक नहीं मिलता और एक बार फिर से एना उसके कब्जे में आ जाती है। आसपास का इलाका रोशनी से भरा होता है, लेकिन काफी ज्यादा रात होने के कारण आसपास कोई इंसान नहीं था। इतनी नजदीक आकर भी वह फिर से भागने में असफल हो जाती है। कुछ देर बाद रेग को भी वहां लाया जाता है। डेविड इस बार तय करता है कि वह सबसे पहले एना को खत्म करेगा, क्योंकि वही उसके लिए बार बार मुसीबत खड़ी कर रही थी। जल्द ही खून की गंध से आकर्षित होकर एक बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क वहां आ जाती है। डेविड यह देखकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं देखी थी। उसे देखकर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वह तुरंत मशीन चालू करता है और एना को धीरे धीरे समुद्र में उतारता है। एना के पास अब बचने की कोई और उम्मीद नहीं होता। वह अपने कटे हुए हाथ का दर्द सहते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत आज थोड़ी अच्छी होती है। शार्क उसके आसपास घूमती रहती है, लेकिन वे उस पर हमला नहीं करती। डेविड यह देखकर परेशान हो जाता है। वह पहले जैसी गलती नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए वह तुरंत एक भाला उठाता है और भाला शार्क पर दे मारता है। जैसे ही भाला लगता है, शार्क गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन अचानक उसके हाथ से भाला छूट जाता है। यह देखकर एना तुरंत भाला उठा लेती है और उसके हुक को ऊपर लगी मशीन के हुक में फंसा देती है। फिर वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। किसी तरह वह जहाज के डेक पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि वह ऐसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अगर अभी उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वह बिना देर किए अपने शरीर पर बंधी पट्टियां खोलती है और फिर से पानी में कूद जाती है। इस बार वह अपने घाव को कसकर दबाए रखती है ताकि ज्यादा खून न निकले। शार्क फिर से उसकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस बार भी वे उस पर हमला नहीं करती। शायद उसका पहले ही पेट भरा हो। एना इस मौके का फायदा उठाती है और दूसरी तरफ से जहाज पर चढ़ जाती है। वह चुपचाप एक फिशिंग बॉक्स उठाती है। उधर रेग अभी भी जहाज के किनारे बेहोश पड़ा होता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है, लेकिन अचानक समुद्र एकदम से शांत लगने लगता है और एना को कुछ अजीब महसूस होता है। इससे पहले कि वह कुछ सोच या समझ पाए, वह तुरंत फैसला लेती है और फिशिंग गन से डेविड पर हमला कर देती है। डेविड घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। डेविड किसी तरह जहाज के डेक पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक बड़ी सफेद शार्क पानी से उछलकर उसे अपने मुंह में दबोच लेती है। कुछ ही पलों में वह उसी मौत का शिकार बन जाता है जो वह दूसरों को देता आया था, और जो कैमरा हमेशा उसके शिकारों की मौत रिकॉर्ड करता था, वह इस बार उसके अपने आखिरी पल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का अंत हो जाता है।